हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कांडल। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का जीएसटी में रिवीजन करेंगे और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों रजिस्ट्रेशन। तो मैं आज आप लोगों को रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा और ये चैप्टर के नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं आपको लिंक दूंगा। वहां से आपको मेरे ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं डियर, ये आपको मिल जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्म। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक को। मेरे साथ बने रहिएगा डियर, आपको बहुत मजा आने वाला है। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, वेदर आईटीसी मतलब चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आईटीसी तक के सारे रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने YouTube पर डाल दिए हैं, आप वहां पर देख सकते हो। और मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए जीएसटी का। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले डियर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप लोगों के सामने आ जाती है। मैं फटाफट से आपको क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं। एग्रीकल्चरिस्ट किसको बोलते हैं? कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ जो कल्टीवेशन करता है बाई ओन लेबर, बाई द फैमिली या सर्वेंट्स को लगाकर काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चरिस्ट बोलेंगे। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? तो दोस्तों, टैक्सेबल पर्सन का मतलब है जो कि रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ, उसको टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? दोस्तों, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब नॉर्मली हेड ऑफिस होता है, जो कि हमारे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर मेंशन्ड होता है। इसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 25 आपको बताया गया है, लेकिन इसमें वो बंदा शामिल नहीं होगा जिसको यूआईएन नंबर अलॉट हुआ है। जिसको यूआईएन नंबर अलॉट होता है उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद सेक्शन 22 पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होते हैं? दोस्तों, दो सेक्शन याद रखना, सेक्शन 22 और सेक्शन 24। ये दो सेक्शन है डियर जो आप लोगों को यहां पर याद करने हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर आप इसका पूरा रेगुलर कोर्स लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। दिस इज फॉर 2021 एग्जाम रिकॉर्डिंग्स। इसके अलावा ओल्ड स्कीम के बच्चों के भी मैंने लिंक दे दिए हैं, जो कि सब्सक्राइब कर सकते हैं कोर्स को ओनली 500 का एक्टिवेशन फी देने के बाद। आपको सिंपली डाउनलोड करना है अमित खांडल क्लासेस फ्रॉम दी प्ले स्टोर और आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। यू कैन वॉच ऑन मोबाइल, लैपटॉप, पीसी एज वेल एज, राइट माय डियर फ्रेंड्स? ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, सारे लिंक मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 22 में क्या बोलता है? एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ता है डियर? जब आप किसी भी स्टेट या यूटी से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो। इट मे बी गुड्स, इट मे बी सर्विस। दोस्तों, कैसे देखेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर को बेस बनाया जाएगा और एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर पता लगाया जाएगा और एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हो तो ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों, यहां पर आउटवर्ड सप्लाई जो होती है, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो तो वहां पर आउटवर्ड सप्लाई में टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज वुड कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द सप्लायर। अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पर भी आपने कोई सप्लाई दी है तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द टर्नओवर ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। लेकिन अगर आप इनवर्ड सप्लाई पर कोई टैक्स दे रहे हो तो आपकी जब एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में पूरे इंडिया में जितने भी ऑफिस होते हैं, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन सेपरेट हो, लेकिन अगर सेम पेन पर है तो सारे आउटवर्ड सप्लाई का टर्नओवर ऐड होगा। दोस्तों, एग्रीगेट में वो टर्नओवर भी आएगा जो टैक्सेबल नहीं है, जो टैक्सेबल है, जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी आएगा, जो एग्जेम्प्टेड है वो भी आएगा, जो टैक्सेबल है वो भी आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल सप्लाई इंक्लूड होती है बाय द टैक्सेबल पर्सन। अगर वो अपने ओन अकाउंट से माल बेचेगा तो भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर में लेना है, और अगर आप किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई दे रहे हो तो भी लेना है, राइट? इसका एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, आप पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे नोट्स आपको मिलेंगे, आप उनको डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल लो, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हो। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर बहुत सारे चेंज हैं डियर, आपको बहुत अच्छे से याद करके जानिए। अगर दोस्तों आप गुड्स और सर्विस की सप्लाई देते हो
इन 4 स्टेट में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMNT याद रखना डियर, ऑलवेज थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख लगेगी। वेदर गुड्स का मैटर हो या सर्विस का, इन 4 स्टेट के अंदर से अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी लिमिट 10 लाख लगने वाली है। लेकिन अगर आपका बिजनेस अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना, AMSUPT, तो वेदर इट इज अ मैटर ऑफ गुड्स, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ सर्विस, द लिमिट इज 20 लाख माय डियर फ्रेंड, राइट। 20 लाख की लिमिट लगेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बाकी जितने भी स्टेट बच जाते हैं वहां सर्विस के लिए अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विस का काम करते हो तो भी 20 लाख लिमिट है, और अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करते हो तो 40 लाख लिमिट है। लेकिन सर अगर हम दोनों का काम करते हैं तो भी लिमिट 20 लाख ही है माय डियर फ्रेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स हो और आप थर्ड कॉलम में फॉलो करते हो, कवर करते हो, तो आपके ऊपर लिमिट कितनी लग जाएगी? 40 लाख लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये आपको याद करके जानिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर सेक्शन 22, जैसे ही आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमेशा प्लेस ऑफ बिजनेस का ही होता है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई देते हो। अगर किसी प्लेस ऑफ बिजनेस से आपकी सारी सप्लाई एग्जेम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल है, तो आपका टर्नओवर चाहे भले ही 20 लाख 40 लाख को क्रॉस करता हो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देते हो तो याद रखना डियर, जो सामने वाला बंदा होगा ना, जो ट्रांसफरी होगा, उसको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जैसा कि डीमर्जर अमलगमेशन के केस में होता है, राइट। तो सामने वाले को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बता दूं एक सेक्शन 24 होता है जिसमें आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और मैं आपको वो सारी सिचुएशन बताने वाला हूं जहां पर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर टर्नओवर को नहीं देखा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों को क्या बोलता है? पहला पॉइंट आप लोगों को क्या बोलता है? कोई भी पर्सन अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई देगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई देने पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बट एक्सक्लूड टैक्सेबल सप्लाई एंड ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स। लेकिन अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो वहां पर लिमिट लगेगी डियर, उसको सेक्शन 24 में हम कवर नहीं करेंगे, भले ही वो इंटर स्टेट हो। बाकी जब भी आप इंटरस्टेट सप्लाई देते हो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लिमिट से कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही डियर अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है डियर जिसका दूसरे स्टेट में कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता और वो टेम्पररी बिजनेस करने के लिए जाता है। अगर वो वहां से टैक्सेबल सप्लाई देगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करेगा तो वहां लिमिट अप्लाई होगी, वहां सेक्शन 24 में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी बंदा अगर आरसीएम बेसिस पर टैक्स पे करेगा, मैंने अगर कोई इनवर्ट सप्लाई ली जिसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है तो दोस्तों मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है आरसीएम बेसिस पर, थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं एनआरटीपी हूं तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। एनआरटीपी बोले तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं और मुझे टैक्स कलेक्ट करना है तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या अगर मैं कोई सप्लाई देता हूं ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, लेकिन मैं इको हूं, और किस चीज का इको हूं? मैं सर्विस का इको हूं। कौन सी सर्विस का? 3 सर्विस को छोड़कर डियर, 3 सर्विस को छोड़कर, पर्सन हु सप्लाई गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ इको। अगर आप सप्लायर हो लेकिन आप इन 3 सर्विस में कवर नहीं होते हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। होटल वाले को छोड़ दो, कैब वाले को छोड़ दो, हाउस होल्ड सर्विस को छोड़ दो, क्योंकि इन 3 सिचुएशन में डियर इको को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, सप्लायर को नहीं लेना पड़ता है। अदरवाइज अगर कोई भी सप्लायर इको को इन्वॉल्व करेगा अपने बिजनेस में तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो इको रजिस्ट्रेशन लेते हैं, क्योंकि इको को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, who is required to collect tax at source but a limit of 20 lakh or 10 lakh is available in case of supply of service through eco। लेकिन अगर आप इको के थ्रू कोई भी सर्विस की सप्लाई दे रहे हो तो वहां पर डियर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट लगाने की परमिशन है, गुड्स के केस में नहीं है। अगर आप गुड्स की सप्लाई इको के थ्रू देते हो तो आपको सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सर्विस की सप्लाई इको के थ्रू देते हो और अगर आप
सेक्शन 95 में फॉल करोगे तब तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, सारा काम इको को करना है। लेकिन अगर आप सेक्शन 95 में फॉल नहीं करते हो, आप सर्विस के सप्लायर हो और आपने इको के थ्रू सर्विस दी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सप्लायर कौन होता है, मैंने इसका चार्ट भी बना दिया कि गुड्स के सप्लायर जो होते हैं अगर वो इको को यूज करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। सर्विस के केस में डियर सेक्शन 95 में फॉल करोगे तो इको को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सप्लायर को नहीं लेना पड़ेगा। बाकी अदर सर्विसेज के केस में डियर इको को करवाना पड़ेगा इन केस ऑफ टीसीएस विद लिमिट, लेकिन सप्लायर को नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये सारी बात विदाउट लिमिट, ठीक है, ये सारी बात डियर आप लोग यहां पर ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो बंदा सेक्शन 51 में टीडीएस डिडक्ट करता है जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सप्लाई देते हो ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन, अदर टैक्सेबल पर्सन, जो एजेंट लोग होते हैं डियर, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आईएसडी को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन 24 में विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। जो ओआईडीएआर सर्विस देते हैं इंडिया के बाहर से इंडिया के अंदर किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि नॉन टैक्सेबल पर्सन है, आप और हम जैसे लोग जब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो दोस्तों जो बंदा इंडिया के बाहर से सप्लाई दे रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। इसके बाद अगर आप आरसीएम बेसिस पे टैक्स पे करोगे तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और बाकी गवर्नमेंट जिसको भी नोटिफाइड करे उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेक्शन 23 के अंदर उन लोगों के बारे में बताया जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। ऐसे कौन से लोग होते हैं सर जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है? तो पहला पॉइंट है डियर, अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में हो जहां पर गुड्स और सर्विस की सप्लाई एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट की सप्लाई देते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, आप प्रोडक्शन करते हो, लैंड पर कल्टीवेशन करते हो, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कल्टीवेशन के साथ में ट्रेडिंग करोगे और ट्रेडिंग इज नॉट ए कल्टीवेशन, दोनों का टर्नओवर मिलाकर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दिया है। इसके बाद स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन भी होते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। कोई भी पर्सन अगर रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई देता है, मतलब उसके आउटवर्ड सप्लाई पर रिवर्स चार्ज लगेगा, तो उसको कभी टैक्स जमा कराना ही नहीं पड़ेगा, तो वो रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा भाई? लेकिन जिसको जमा कराना है, जो रेसिपिएंट है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। इसके बाद डियर, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई दे रहे हो टैक्सेबल सर्विसेज की, अप टू 20 लाख आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की इंटरस्टेट सप्लाई देते हो तो भी आपको अप टू 20 लाख रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। अगर आप कैजुअल पर्सन हो, इंटरस्टेट सप्लाई करते हो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो भी आपको जो लिमिट होती है वहां तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। अगर आप सर्विस के सप्लायर हो, आप इको को इन्वॉल्व करते हो अदर देन सेक्शन 95, तो आपको भी थ्रेशोल्ड लिमिट तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता है। अगर कमीशन एजेंट है डियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो जैसे एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता, वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स जो एजेंट होते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। बोलो जय जय सिया राम। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। सेक्शन 25, 26, 27 ये 3 सेक्शन प्रोसीजर के हैं। 22, 23, 24। 22, 24 में रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है, 23 में कौन लोग एग्जेम्प्ट हैं, 25, 26, 27 दिस इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। कब और कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सुन लो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सेक्शन 22 और 24 में फॉल करते हो तो जिस स्टेट में आप लाइबल हो जाते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, तो जिस स्टेट में आप लाइबल हो जाते हो, लाइबल होने के दिन से 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो कैजुअल पर्सन होते हैं, जो एनआरटीपी होते हैं, भाई इनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफी है। इनको कानून बोलता है कि जब आपका बिजनेस कमेंस होएगा उसके भी 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट। और अगर कोई बंदा टीडब्ल्यूआई से सप्लाई दे रहा है, तो वो जो टीडब्ल्यूआई है, जो टेरिटोरियल वाटर जो इंडिया का पार्ट है, उसकी जो अप्रोप्रिएट बेस लाइन वाला स्टेट है जिसके नजदीक में वो काम कर रहा है, उस स्टेट से आपको 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट होता है। लेकिन अगर आप एक स्टेट के अंदर एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस कर रहे हो
तो आपकी इच्छा पर है, आप चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो फॉर डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल, क्योंकि आपकी दुकान आपके नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग एक स्टेट में अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। तो आप चाहो तो सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी काम चला सकते हो और अगर चाहो तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन सेपरेट ले लिया तो आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। कंपोजिशन लेवी इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन स्कीम आप लोगों ने पढ़ी थी डियर। अगर आपके रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा है तो या तो आपको सभी जगह पर कंपोजिशन स्कीम लगानी पड़ेगी या सभी जगह पर रेगुलर स्कीम लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पर कंपोजिशन और एक जगह पर रेगुलर स्कीम लग जाए, राइट। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं डियर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उनका मन करता है रजिस्ट्रेशन कराने का, तो करा सकते हैं। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, लेकिन एक बार अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो फिर आपके ऊपर जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको बिल बनाना पड़ेगा। यू कैन अवेल दी बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट ऑल्सो। अगर रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा लेते हो डियर तो जितने भी रजिस्टर्ड प्लेसेस हैं उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक स्टेट में है और दूसरे स्टेट में आपका एक और बिजनेस जो है प्रमाइसेस है, वेदर चाहे वो रजिस्टर्ड ना हो जीएसटी में, उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? पैन मस्ट, पैन जरूरी होता है भैया रजिस्ट्रेशन के लिए। जो लोग यूआईएन नंबर के लिए अप्लाई करेंगे डियर, रिफंड के लिए यूआईएन सबको नहीं मिलता, ये उन लोगों को मिलता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्सुलेट है, एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री है, क्योंकि इनके आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता लेकिन इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स लगता है, उसका रिफंड इनको मिल जाता है और उस रिफंड को लेने के लिए इनको यूआईएन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है। यूआईएन नंबर इनको 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर अलॉट कर दिया जाता है। सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन पीओ खुद कर देता है डियर। जब आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, कोई भी सर्च होगी, प्रोसीडिंग होगी और अगर ऐसा पता चला कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल थे लेकिन फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो ऐसे केस में डियर पीओ आपका जबरदस्ती क्या कर देगा? रजिस्ट्रेशन, वो भी टेम्पोररी बेसिस पर, ताकि वो आपसे टैक्स ले सके। लेकिन ये मत सोच लेना कि अब रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं करवाना डियर। वो रजिस्ट्रेशन जो सुओ मोटो होता है वो टेम्पोररी होता है, उसके बाद या तो 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन देकर फाइनल अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, जो प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखी है। और अगर आपको लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन पीओ ने गलत किया है तो उस टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट अपील फाइल कर दो, लेकिन यह काम आपको करना पड़ेगा विद इन 90 डेज। इसके बाद अगर अपील अथॉरिटी ने डिसीजन डिपार्टमेंट के फेवर में सुना दिया कि नहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। जिस दिन अपील अथॉरिटी ऑर्डर देगी वहां से 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आपने सेज में बिजनेस चालू कर दिया है, वेदर आप एक ही स्टेट के अंदर हो, एक यूनिट आपकी सेज में है, एक यूनिट सेज के बाहर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सेपरेट ही लेने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा बिजनेस तो विद इन अ स्टेट है। दोस्तों सेज को एक अलग एरिया माना जाता है, मैंने बोला ना एक अलग गोला माना जाता है, उसको आप फॉरेन कंट्री मानकर चलो। तो सेज वाली यूनिट का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, सेज के बाहर वाली यूनिट का अलग होगा, वेदर विद इन अ स्टेट ही क्यों ना हो। प्रोसीजर क्या होता है डियर? प्रोसीजर में आप लोगों को सबसे पहले पार्ट 1 करना पड़ता है, फिर पार्ट 2 करना पड़ता है। पार्ट 1 के अंदर आपको सबसे पहले 4 चीज होना जरूरी है: पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वो स्टेट और यूटी जहां से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। फॉर्म भरना पड़ेगा जीएसटी REG 01 के अंदर। पैन आपका ऑनलाइन वैलिडेट होगा CBDT की वेबसाइट से। मोबाइल नंबर, ईमेल को वेरीफाई किया जाएगा OTP के थ्रू। इसके बाद आपको एक TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। इस TRN नंबर से आप पार्ट बी भर पाओगे। पार्ट बी भरने के बाद आपकी एप्लीकेशन पीओ के पास चली जाएगी, एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। फिर पार्ट नंबर 2 में डियर पीओ आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा। अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो 3 वर्किंग डे में वो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा REG 06 में। और अगर उसको गड़बड़ लगता है तो पीओ आपको एक नोटिस देगा, 3 वर्किंग डे के अंदर देगा, क्लैरिफिकेशन मांगेगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा। जैसे ही आपको नोटिस मिले आपको 7 वर्किंग डे में नोटिस का जवाब देना है फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस। अगर आप जवाब नहीं देते हो डियर तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जवाब यस में दे देते हो तो पीओ उसको चेक करेगा, अगर वो आपके जवाब से सेटिस्फाई है तो वो 7 वर्किंग डे में जवाब मिलने के दिन से 7 वर्किंग डेज में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, जवाब नो में आता है, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन रिजेक्शन करने से पहले डियर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर सारा काम टाइम बाउंड प्रोसेस है। अगर 3 वर्किंग डे में या 7 वर्किंग डे में आपका काम नहीं होता है तो डिपार्टमेंट की ही गलती मानी जाएगी
और आपको रजिस्ट्रेशन डीम टू बी ग्रांटेड मान लिया जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 25 में फिजिकल वेरिफिकेशन की पावर है ऑफिसर के पास कि वो कभी भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। अगर वो आपकी प्रेमाइस का फिजिकल वेरिफिकेशन करता है तो उसको 15 वर्किंग डे में 15 वर्किंग डे के अंदर अंदर फोटोज अपलोड करनी पड़ेंगी, राइट। इसके अलावा दोस्तों एक बात और बता दूं, जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, जो GSTIN नंबर होता है, उसको अपनी प्रेमाइसेस या प्लेस ऑफ बिजनेस पर, चाहे वो प्रिंसिपल प्लेस हो या एडिशनल प्लेस हो, उसे वहां पर दिखाना पड़ता है डियर, उसको नेम बोर्ड पर वहां पर टाकना पड़ता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 30 डेज में अप्लाई कर देते हो तो डियर मैं आपको बता दूं, अगर आप लाइबल हो गए हो रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन में अप्लाई कर दोगे तो जिस दिन से आप लाइबल हो गए थे, जिस दिन से आप लाइबल हो गए थे वहीं से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव माना जाएगा। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद अप्लाई करते हो डियर, आप लेट अप्लाई करते हो, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वहां से इफेक्टिव माना जाएगा, जिसका आपको नुकसान भी होगा। आप रिवाइज इनवॉइस नहीं बना पाओगे, आप IT से नहीं ले पाओगे, ये सारी बात है। कैजुअल पर्सन कौन होता है? जिसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस उस स्टेट यूटी में ना हो जहां से वो बिजनेस करना चाहता है। NRTP कौन होता है? परदेसी, परदेसी जाना नहीं, आना यहीं। परदेसी लोग जब इंडिया में बिजनेस करने आते हैं तो उनका इंडिया में कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन NRTP के फॉर्मेट में करवाना पड़ता है, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। CTP NRTP को 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले लेना पड़ेगा। NRTP के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पैन उसका खुद का नहीं होगा या इंडिया में तो वो किसी दूसरे के पैन के बेस पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या होती है जो CTP NRTP अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए? और 90 दिन फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, मतलब 90 डेज से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन इन लोगों को नहीं मिलता। अगर ये एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन फर्दर 90 डेज ही एक्सटेंड हो पाएगा। 90 डेज ओरिजिनल, 90 डेज फर्दर ही हो पाएगा। CTP NRTP अपना काम तभी चालू करेंगे जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इसके बाद डियर वो लोग जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, टैक्स भी उनको पहले से जमा कराना पड़ता है। बड़ी अजीब बात है, सर अभी बिजनेस चालू हुआ ही नहीं, बताओ गांव बसा नहीं, डकैत पहले आ गए। हाँ जी, पहले टैक्स जमा कराना पड़ेगा, एडवांस में कराना पड़ेगा। सर एडवांस में कैसे कराएगा? पता थोड़ी होता है कि सप्लाई होगी नहीं होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप CTP और NRTP के फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो पहले से आपको एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का पता लगाना होता है और जमा कराना होता है। याद रखना दोस्तों, अगर आप एग्जीबिशन लगा रहे हो किसी स्टेट में जाकर और वहां 180 दिन से ज्यादा हो गए, 90 दिन ओरिजिनल भी निकल गए, एक्सटेंशन भी चला गया 90 दिन का, उसके बाद भी अगर आप उस एग्जीबिशन को चालू रखना चाहते हो तो फिर आपको एज ए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वहां पर करवाना पड़ेगा और आपका जो CTP NRTP वाला रजिस्ट्रेशन है वो आपका बंद होगा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपका होगा और आपको अब एडवांस टैक्स जमा नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाया है। और जब आपकी एग्जीबिशन ओवर हो जाएगी तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन को भी सरेंडर करना पड़ेगा। डिम्ड रजिस्ट्रेशन सेक्शन 26 में होता है। डिम्ड का मतलब होता है डियर, आप जब भी कोई रजिस्ट्रेशन कराते हो तो वो CGST में नहीं कराते हो, वो SGST या UTGST में कराते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। तो जब आप S और UTGST में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे डियर तो CGST में आपका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। सेक्शन 28 डियर अमेंडमेंट की बात करता है। आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर उसके पर्टिकुलर्स में कोई भी चेंज होता है, इंफॉर्मेशंस में अगर कोई भी चेंज होता है डियर, तो आप उसके लिए सेक्शन 28 में अप्लाई करोगे। दोस्तों आपको अमेंडमेंट के लिए डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स। दो तरह के चेंज होते हैं डियर, एक कोर फील्ड में चेंज, एक नॉन कोर फील्ड। कोर फील्ड वो होते हैं डियर जिन्हें सेंसिटिव माना जाता है, नॉन कोर फील्ड वो होते हैं जिन्हें ज्यादा सेंसिटिव नहीं माना जाता है। जो कोर फील्ड होते हैं डियर उसमें चेंज के लिए PO दखलंदाजी करेगा, नॉन कोर फील्ड में PO की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, सिस्टम जनरेटेड चेंज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं डियर, चेंज ऑफ पेन शैल अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आप पेन को चेंज कराना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन भी नया ही लेना पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन पेन पर बेस होता है। GST इज पेन बेस होता है। एनी चेंज इन पेन वुड वारंट अ न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर PO किसी भी एक्शन को लेने में फेल हो जाता है 15 वर्किंग डे में या 7 वर्किंग डे में, अमेंडमेंट नहीं करता है डियर, तो अमेंडमेंट को ऑटोमेटिकली डीम टू भी मान लिया जाता है। सेक्शन 29 और 30 कैंसिलेशन की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है या उसका रिवोकेशन भी हो सकता है, कैंसिल होने के बाद भी उसको रिवॉक किया जा सकता है। पहले कैंसिलेशन की बात करेंगे। कैंसिलेशन दो तरीके से होता है, एक वॉलेंट्री कैंसिलेशन होता है और एक सुओ मोटो होता है। वॉलेंट्री का मतलब कोई भी
टैक्स पेयर अपनी इच्छा से अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराएगा, सुओ मोटो डिपार्टमेंट खुद करेगा। पहले वॉलेंट्री की बात करते हैं। अगर किसी पर्सन को लगता है कि अब उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है या डिपार्टमेंट को लगता है कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो डिपार्टमेंट भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो मैं आपको पहले ये पॉइंट बताऊंगा जहां पर डिपार्टमेंट भी कर सकता है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। क्या रीजन हो सकते हैं? बिजनेस बंद हो गया हो, ट्रांसफर हो गया हो, अमलगमेट हो गया हो, डीमर्जर हो गया हो, बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया हो, या कोई भी बंदा अब टैक्सेबल पर्सन ना रहा हो। पहले टैक्सेबल पर्सन था पर अब नहीं है वो टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि उसका टर्नओवर लिमिट से कम ही रहता है। तो ऐसे केसेस में वो खुद भी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर ऑफिसर चाहे तो वो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। बी पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी पीओ कैंसिल करेगा रजिस्ट्रेशन को ऑन हिज ओन अकाउंट, राइट, वो अपने ओन अकाउंट पर भी कैंसिल कर सकता है। कौन कौन से रीजन होते हैं? अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करोगे, आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे, आप बिना डिलीवरी के, बिना सप्लाई के इनवॉइस इशू करोगे, आप लॉ के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करोगे, आप 6 महीने तक लगातार रिटर्न नहीं भरोगे, और अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, अगर आप फ्रॉड करोगे, कॉल्यूजन करोगे, विलफुल मिस स्टेटमेंट करोगे, तो डिपार्टमेंट आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। प्रोसीजर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन को जब आप कैंसिल कराते हो तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है विद इन 30 डेज। जो भी कैंसिलेशन का रीजन है वहां से 30 डेज में। इसके अलावा आपके पास जो भी इनपुट और कैपिटल गुड्स है इसकी डिटेल आपको देनी पड़ती है। पीओ इशू ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 30 दिन में ऑर्डर पास करेगा। पीओ कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन को सुओ मोटो। पीओ शैल गिव एन शो कोज नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रिप्लाई ऑफ शो कोज नोटिस विद इन 7 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। अच्छा, डिपार्टमेंट जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो पहले वो शो कोज नोटिस देता है और आपको 7 दिन के अंदर उसका रिप्लाई करना पड़ता है। ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विद इन 30 डेज ऑफ द रिप्लाई ऑफ शो कोज नोटिस। और अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटर्न्स हैं, टैक्स है, वो सब जमा करा दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराते हो डियर, तो आपके पास जो भी इनपुट और कैपिटल गुड्स होता है उसकी क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ती है। कैसे करनी पड़ती है मैंने बताया था। सबसे पहले इनपुट के अंदर देखा जाएगा कि जो इनपुट आपके स्टॉक में है उसमें आपने कितना आईटीसी लिया था और उस इनपुट की आज वैल्यू कितनी है, उस पर कितना जीएसटी बनता है, विच एवर इज हाइयर आपको पे करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स अगर आपके पास है उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल माननी है, 60 मंथ माननी है। 60 में से जितने मंथ्स वो काम आ गया है उतना सही है। सपोज करो 50 मंथ्स काम आ गया है तो 10 मंथ्स के अकॉर्डिंग उसका आईटीसी का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाला जाएगा और आज उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो टैक्स है वो निकाला जाएगा, विच एवर इज हाइयर, वो अमाउंट आपको पे करना पड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब कैंसिलेशन कराओगे तो ध्यान रखना यूआईएन कभी भी कैंसिल नहीं होता है, जीएसटीएन का ही कैंसिलेशन होता है। कैंसिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप टैक्स की लायबिलिटी से बच जाओगे, आपको टैक्स तो जमा कराना ही पड़ेगा। कैंसिलेशन जब आप एस और यूटी जीएसटी में कराते हो तो सीजीएसटी में आपका कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है, ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैंसिल होने के बाद रिवोकेशन पॉसिबल है? यस, सेक्शन 20 में रिवोकेशन करवा सकते हो। रिवोकेशन कैसे होगा? ध्यान रखना, जब डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा तो ही रिवोकेशन का राइट है डियर। जब आप खुद कैंसिल करवाते हो वॉलेंट्री तो वहां रिवोकेशन राइट नहीं होता है। तो अगर पीओ ने आपके रजिस्ट्रेशन को सुओ मोटो कैंसिल कर दिया है तो अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 30 डेज। आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो विद इन 30 डेज फ्रॉम सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, कैंसिलेशन का जो ऑर्डर होता है वहां से 30 दिन में आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना डियर, रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको जितनी भी रिटर्न्स हैं, टैक्स है, वो सब जमा कराना पड़ेगा। और फिर अगर पीओ सेटिस्फाई होगा तो वो विद इन 30 डेज आपके रजिस्टर कैंसिलेशन को रिवॉक कर देगा। रिवॉक मतलब आपकी आत्मा वापस जाग जाएगी, डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाएगी। अगर प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है कि नहीं भैया मैं तो रिवोकेशन नहीं कर सकता, तो वो पहले आपको शोकोज नोटिस देगा और आपको उसका 7 वर्किंग डे में रिप्लाई देना पड़ेगा। पीओ डिस्पोज विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट। रिवोकेशन अंडर एस और यूटी जीएसटी एक्ट डीम टू बी अंडर सीजीएसटी। एस और यूटी जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन रिवॉक होता है डियर तो सीजीएसटी में तो ऑटोमेटिकली रिवॉक हो जाता है, ऑटोमेटिकली, अलग से रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं लगानी पड़ती। तो बात अगर रजिस्ट्रेशन कराने की हो, कैंसिलेशन की हो, रिवोकेशन की हो, ये सारी एप्लीकेशन एस और यूटी जीएसटी में होती है, सीजीएसटी में अपने आप मान ली
चाहती है। अमेंडमेंट की अगर बात करें डियर, तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 45 दिन में अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकता है और रिटर्न की ड्यू डेट, जो भी सबसे पहली रिटर्न की ड्यू डेट आएगी विच एवर इज अर्लियर से पहले उसको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेंगी। कोई भी बंदा अगर टीडीएस काटने के लिए लाइबल है तो उसका फिजिकल अगर प्रेजेंस नहीं भी है तो वो उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है जहां से उसको टीडीएस काटना है इन पार्ट ए, और पार्ट बी के अंदर वो अपने हेड ऑफिस की डिटेल दे सकता है। पार्ट ए और पार्ट बी जो रजिस्ट्रेशन REG 01 के अंदर होता है वो डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद दोस्तों कोई भी बंदा अगर टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है, सुनो, अगर उसका सस्पेंशन हुआ है, कैंसिलेशन से पहले वाली प्रोसेस को सस्पेंशन बोलते हैं, कैंसिलेशन बाद में होता है डियर, पहले सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन का मतलब है कि आप उस पीरियड में टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, आप टैक्सेबल बिल नहीं बना सकते, सप्लाई तो कर सकते हो, टैक्सेबल बिल नहीं बना सकते, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर सस्पेंशन बाद में रिवॉक हो जाता है और कैंसिलेशन नहीं होता है डियर, तो उस पीरियड में आपने जो भी सप्लाई करी है आप उसके बिल रिवाइज बनाकर दे सकते हो और फर्स्ट रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। जैसा कि नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कराने पर जो 30 दिन का टाइम होता है उसके अंदर भी आपको रिवाइज करने की पावर होती है, वही सेम पावर आपको यहां पर भी मिलेगी। 1/4/2020 से आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे। और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो डिपार्टमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा आपकी प्रीमाइस का और उसके फोटोज भी अपलोड करेगा। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं दोस्तों आपको पसंद आया होगा ये रिवीजन। इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैक्सिमम जो भी सीए, सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स के साथ हैं डियर, उनकी मदद करेगा ये वीडियो। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। मेरी जितनी भी अदर क्लासेज है सीए, सीएस और सीएमए से रिलेटेड, उन सभी के क्लासेस आप लोगों को बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। और आपको अमित खांडल क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम द प्ले स्टोर, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। कमेंट करके जरूर बताइएगा डियर आप लोगों को मेरे से क्या हेल्प चाहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जो भी हेल्प है, जो भी वीडियोस है बनाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय। और नोट्स के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मैं आपको PDF दे दूंगा इन हैंड रिटन नोट्स के। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही।